नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? शानदार होंगे। बिहार पुलिस, आप जान ही रहे हैं कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय अब आपको नहीं मिलने वाला है और बिहार पुलिस में साइंस के प्रश्न भी रहते हैं। तो साइंस का हम सीरीज चला रहे हैं जिसमें साइंस के उन तमाम प्रश्नों को कवर कर रहा हूं जहां से प्रश्न आपको बिहार पुलिस में देखने को मिल सकता है। आज का जो हमारा टेस्ट सीरीज नंबर है वह है नंबर 21, यानी कि इससे पहले आपको 20 मिल चुका है ना। आज जो है वो 21वां है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, फटाफट अंदाज में अच्छे से इसको कवर करते हैं। आइए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि अपेक्षाकृत तेज चलती है? ध्वनि तेज चलेगी किस माध्यम में भाई? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, भाप, लोहे की छड़ या जल। आप जानते हैं दोस्तों कि जो ध्वनि का माध्यम होता है तो सबसे ज्यादा ये चलेगी, सबसे ज्यादा अगर तेज की बात कर ले तो ये सबसे तेज चलेगी ठोस में। ठीक, ये पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो दूसरे नंबर पर चलेगी भैया द्रव में। सर दूसरे नंबर पर द्रव में। तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं अगेन हम, तो तीसरे नंबर पर गैस में। मतलब कि क्या है, सबसे तेज चलेगी ठोस, फिर द्रव और फिर गैस। ठोस आपको इसमें क्या लग रहा है? तो सर ठोस तो लग रहा है लोहा वाला छड़, तो सबसे ज्यादा फिर चलेगा लोहे की छड़ में। ठीक, इसके बाद आता है द्रव में। द्रव में देखिए, द्रव में आपका क्या आ जाता है? जल। जल ही द्रव है, बाकी ये दोनों भाप और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। तो राइट आंसर होगा कि सर लोहे की छड़ में। दूसरा अगर क्रम में सजाने के लिए कहता तो सी के बाद डी का नंबर आता, यानी कि जल का नंबर आता, क्योंकि वो लिक्विड है। ओके, यहां तक दिक्कत नहीं ना? इस बात को आप समझिएगा। एक सवाल ध्वनि से आपको एग्जाम में पूछता है। आइए, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये जो दूसरा नंबर सवाल है यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है। बच्चे दो ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं, एक तो ए वाले में और दूसरा जो होते हैं वो डी वाले में। दो में आप कंफ्यूज होते हैं। इस क्वेश्चन को देख लेने के बाद फिर कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं। चलिए, तो कोई प्रभाव अगर नहीं पड़े, बात करें तो प्रभाव नहीं पड़ता है दाब का। अब मैं आपको उदाहरण के स्वरूप समझा रहा हूं। देखिए, अभी आपने पढ़ा ना कि ध्वनि जो है यह ठोस में अधिक चल रही है। क्यों चल रही है भैया? ठोस जो है यह गैस से, द्रव से क्या है भाई? ज्यादा घना है, यानी कि घनत्व का प्रभाव पड़ रहा है। घनत्व बदलने से चाल बदल जा रही थी, तो इसका तो प्रभाव पड़ता है। हमें क्या देखना है कि प्रभाव जो है वह नहीं पड़ता है, ये हमें देखना है कि प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक ना? ध्वनि का, तापमान का भी पड़ता है। तापमान का कैसे पड़ता है बताते हैं हम। जब तापमान, आप देखे होंगे कि तापमान बढ़ जाता है तो ध्वनि के चाल में परिवर्तन हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से भी परिवर्तन हो जाता है। यहां तक कि आप कभी देखिए आर्द्रता का भी प्रभाव पड़ता है। कैसे, इसका भी मैं बता दे रहा हूं। आप देखिए कोहरा वाले मौसम में बोल करके देखिए और एक सूखा मौसम में बोल करके देखिए, जैसे दोपहरिया में देखिए बोल करके, और ठंडी के दिनों में कोहरा में बोलेंगे तो आवाज दूर तक चली जाएगी। आपका चेहरा भले नहीं दिखेगा लेकिन आवाज जाएगी, क्योंकि नमी है, नमी है, आर्द्रता है। और दोपहर में क्या है? तापमान बढ़ गया है, आर्द्रता समाप्त हो गई है ना? तापमान बढ़ने से आर्द्रता उसका कम गया और कमने से ध्वनि का जो वेग है वो भी प्रभावित हो गया। लेकिन कहीं भी दाब से ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि भैया यहाँ ज्यादा दाब है तो ध्वनि कम है। दाब से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो राइट आंसर हो जाएगा कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। आइए, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित होती हैं? पृथ्वी पर सामान्यतः आप 5 सतह पढ़ते हैं, 5 सतह पढ़ते हैं। तो दीर्घ रेडियो की बात कर रहा है। दीर्घ देखिए, लघु होता है और एक होता है दीर्घ। दीर्घ मतलब बड़ा। तो बड़ा जो तरंग होता है वह आयन मंडल से परावर्तित होता है। आयन मंडल जाएगा, टकरा के लौट आएगा, यही कह रहा है। अब परत के बारे में जान लीजिए कि सबसे नीचे जो होता है ना वह होता है क्षोभ मंडल। सबसे नीचे, पृथ्वी के सबसे नीचे क्षोभ मंडल होगा। ठीक, सबसे बाहरी जो होता है वह वाह्य मंडल कहते हैं। सबसे बाहरी को क्या कहते हैं? वाह्य मंडल। उसके नीचे होता है वाह्य वायुमंडल। जी हाँ, वाह्य वायुमंडल होता है उसके नीचे।
ठीक, उसके बाद होता है मध्यमंडल, तीसरे नंबर पर आता है मध्यमंडल। फिर आता है आपका समताप मंडल, और फिर आता है आपका क्षोभ मंडल। ये 5 मंडल आप देखेंगे, है ना। हालांकि इसके बारे में हम ज्योग्राफी में या फिर अलग से इस पर क्लास ले लूंगा, परेशान नहीं होना है। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा भैया आयन मंडल। आइए सही कथन चुनिए। बहुत बढ़िया सवाल है, और इस कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर नहीं रहेगा तो जीवन भर गलती करते फिरेंगे ही फिरेंगे। कम ज्यादा, इनमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो आज के बाद नहीं कंफ्यूज होंगे आप। चलिए, कह रहा है सही कथन चुनना है। इस कथन को चुनने से पहले प्रकाश का जो ये सातों रंग है इसको हम तरंगदैर्ध्य के रूप में रख देते हैं, ठीक ना। सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। आपने पढ़ा है, एक बचपन में ही आप पढ़े होंगे, बचपन के आगे भी पढ़ते होंगे, बैजानी है पिनाला। अगर ये आपको याद है, बैजानी है पी ना ला, है ना, हो गया ना। देखिए, 1 जा 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इसको लिख लीजिए, बैजानी है पिनाला। इससे क्या होने वाला है, देखिए, सबसे कम तरंगदैर्ध्य इसका होगा, फिर इससे थोड़ा सा अधिक इसका होगा, फिर इससे थोड़ा सा अधिक इसका होगा, फिर थोड़ा सा अधिक इसका होगा, फिर थोड़ा अधिक इसका, फिर थोड़ा अधिक इसका, और फिर सर्वाधिक होगा लाल का, है ना। यही क्रम होता है। बैजानी है पिनाला मतलब सबसे कम बैंगनी का। देखिए, लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से कम है, लाल का तरंगदैर्ध्य बैंगनी से कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है सर, ये नहीं होगा, ये गलत है ऑप्शन, हमको सही छांटना है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा है, तो हाँ, लाल का जो है वो बैंगनी से ज्यादा है। आगे देखिए, बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्ध्य हरे प्रकाश से ज्यादा है, बैंगनी का जो तरंगदैर्ध्य है हरे से ज्यादा है, तो नहीं सर, हरे से तो कम है, तो ये भी नहीं होगा। बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्ध्य पीले प्रकाश से ज्यादा है, बैंगनी का सर पीले से कम, बैंगनी का तो सबसे कम है सर। बिल्कुल बैजानी है पिनाला, अगर जानते हैं आप तो आपको कितना भी पेचीदा घुमा दे, अब इसके लिए आपको सबका ज्ञान होना चाहिए था। बस हमने एक लाइन लिखा बैजानी है पिनाला, आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। अब दिक्कत नहीं आपको आएगी, इसको नोट कर लीजिएगा ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे के सवाल पर। आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है ना, यह बनता है वास्तविक तथा उल्टा। उल्टा तो बनता है तो कहेंगे सर तो चीजें तो सीधी दिखाई देती हैं, प्रतिबिंब तो उल्टा बनता है, बट दिखता कैसा है सर? सीधा। आप कभी कैमरा पर देखिएगा, ठीक से देखिएगा, मोबाइल का ही कैमरा होगा, ठीक से देखिएगा। आप अगर ऐसे देखेंगे तो आपका जो चेहरा है ना वो उल्टा दिखाई देगा, लेकिन जब आप कैमरा से वीडियो तैयार हो जाता है तो कैसा दिखता है? सीधा। आंख भले ही उल्टा दिखता है, लेकिन माइंड को ये जब सिग्नल भेजता है तो वहां सीधा हो जाता है, माइंड उसको सीधा रीड करता है। तो देखता कैसा है? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए, वास्तविक इमेज बनेगा तो वो उल्टा ही बनेगा, और काल्पनिक बनेगा तब कि नहीं कह रहा हूं, वास्तविक बने तो समझिए कि ये उल्टा बना है, ठीक ना। तो यहां वास्तविक बन रहा है, यानी कि सर उल्टा भी बन रहा होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। आंख की बात आई है तो पूछता है कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी स्पष्ट दर्शन की होती है 25 सेंटीमीटर। जी हाँ। अच्छा, स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी क्या होती है, कोई बताएगा क्या? स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी तो सर 25 सेंटीमीटर होती है। मतलब कि जैसे कोई कागज है, अगर स्पष्ट देखना है तो कम से कम आंख से और 25 सेंटीमीटर की दूरी पर आप देखिएगा, कोई चीज रख के पेपर पर लिख के रख के देखिएगा, यहां तक आप पढ़ लेंगे। जैसे 25 सेंटीमीटर से नजदीक होगा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे कागज वाला। तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी ये होगी। अभी पूछे अधिकतम दूरी, जरा कमेंट करें आप लोग कि अधिकतम दूरी क्या हो सकती है स्पष्ट दर्शन की। तो आप देखिएगा, रात में या दिन में ही देखिएगा, रात में आप देखते हैं कि तारा चांद सब देख लेते हैं,
अब इससे दूर क्या देखेंगे? इससे भी दूर देखेंगे। स्पष्ट दर्शन की जो अधिकतम दूरी है वह अनंत है। आप देखते जाइए, जहां तक दिखता है दिखते जाइए। चंद्रमा सूर्य सब तो देख ही रहे हैं आप, तो अधिकतम दूरी अनंत हो गई। क्लियर है? अब एक प्रश्न पूछता है और कि आंख का जो प्रतिबिंब होता है यह बनता कहां है? ये आंखों पर जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो वास्तविक और उल्टा अभी ये बना, यह बना कहां? तो सर यह तो सर रेटिना पर बना होगा। कहां बना होगा सर? यह रेटिना पर बना होगा। याद रखिएगा, रेटिना पर बना होगा। एक प्रश्न और पूछता है भाई, उसको भी लिख लीजिए कि आंख में किस प्रकार का लेंस होता है? आंख में लेंस होता है ना, तो आंख में किस प्रकार का लेंस होता है? तो आंख में उल्टा है, तो आप याद कर लीजिए उत्तल लेंस। सब कुछ लगभग चीजें आपको यही याद हो गई होंगी ना। आइए, उत्तल लेंस, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग अगले सवाल पर। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी दोनों आपको याद रखना है। तो आवर्त सारणी आधुनिक वाला अगर पूछे, मॉडर्न पूछे, तो आपको राइट आंसर कर देना है कि सर आधुनिक आवर्त सारणी के नियम का जो प्रतिपादन है वह मोसले ने किया है। ठीक ना? आवर्त सारणी में एक दिया था त्रिक सिद्धांत, त्रिक सिद्धांत दिया था, है ना? आपने पढ़ा होगा त्रिक सिद्धांत। तो त्रिक सिद्धांत दिया था किसने? तो त्रिक सिद्धांत देने वाले थे वह डॉवेर राइनर थे। जी हाँ, त्रिक सिद्धांत डॉवेर राइनर। एक और व्यक्ति थे, उनका नाम था न्यूलैंड्स। मैं लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट है इसलिए ये जो भी लिखता हूं वो लिख लिया करिएगा। न्यूलैंड्स, है ना? न्यूलैंड्स, ठीक। तो न्यूलैंड्स जो है यह दिया था अष्टक नियम। न्यूलैंड्स ने जो था यह कैसा नियम दिया था? अष्टक नियम दिया था। त्रिक सिद्धांत डोवेराइनर और न्यूलैंड अष्टक नियम। यहां तक क्लियर हो? चलिए, विद्युत मोटर में यहां बच्चे परेशान होते हैं, सोचते हैं कि मोटर है ना, तो मोटर है तो मोटर चलेगा तो बिजली बनेगी, यही सोचते हैं। लेकिन ये बताइए, बिना बिजली के मोटर चलेगी कैसे भाई? मोटर है ना, क्या है ये? विद्युत वाला मोटर है। क्या है ये? विद्युत वाला मोटर है। अब इसको चलने के लिए बिजली की आवश्यकता होगी, तो विद्युत से ही अब ये कुछ बदल सकता है। तो उष्मा से मोटर विद्युत ऊर्जा में नहीं बदलता है, क्योंकि ये विद्युत वाला मोटर है। यह क्या बदलेगा? विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में। अच्छा, मोटर चलने के बाद जब मोटर चलता है तो उष्मा कहाँ इसमें निकल रहा है? नहीं ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है। जैसे मोटर चल रहा है, बिजली से चलाए तो वो घूमना शुरू करेगा, यानी कि विद्युत ऊर्जा से वो यांत्रिक ऊर्जा। अब उस मोटर में चाहे पंखा लगा दीजिए, चाहे आटा पीसने वाला चक्की लगा दीजिए, है ना, उससे जो काम लेना है ले लीजिए। यानी कि वो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में तब्दील कर रहा है। याद रखिएगा, विद्युत मोटर है तो पहले विद्युत होगा। ये यांत्रिक को विद्युत में मत करा दीजिएगा, यांत्रिक को विद्युत में करा देंगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। ठीक ना? चलिए आइए, निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? प्रश्न थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, अगर नहीं पता होगा तो इस मतलब क्वेश्चन के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कह रहा है कि सदा मतलब हमेशा ही वह छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। समतल दर्पण देखिए बराबर प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक ना? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। तो एक चीज जान लीजिए कि जो उत्तल लेंस करेगा वही सामान्यतः आपका अवतल दर्पण भी करेगा। अब देखिए, आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल का जो साइड मिरर होता है इसमें कौन सा होता है? तो सर पढ़े हैं, उत्तल दर्पण होता है सर। मोटरसाइकिल के शीशा में आप देखिएगा कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, आप पीछे देखिए तो आपको बहुत सारी गाड़ियां दिख जाती हैं। अब ट्रक तो इतना बड़ा होता है लेकिन उस छोटे से शीशे में दिख जाता है, यानी कि बड़ा को छोटा बदल देता है। ये छोटा हमेशा बदलता है कौन? तो सर छोटा हमेशा ये उत्तल लेंस नहीं, उत्तल दर्पण जो है वह हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। इसीलिए इसका प्रयोग हम लोग गाड़ियों के साइड मिरर में भी कर लेते हैं, ठीक ना? पायस एक कोलाइड है। पायस एक किस प्रकार का कोलाइड है? तो यह द्रव में द्रव का, दूध, पेंट, ये सब पायस का उदाहरण है। तो द्रव में द्रव का, यानी कि ऑप्शन
बी। द्रव में द्रव का उदाहरण है। आइए, शुष्क सेल यानी कि जो बैटरी शुष्क सेल वाली है उसमें कह रहा है कि किनका विद्युत अपघटक के रूप में प्रयोग होता है। विद्युत अपघटक के रूप में प्रयोग होता है अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग होता है। किसका? अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। आइए, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जिसमें नहीं होता है, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक अगर आप देखें सूत्र तो HCl होता है। अच्छा ये बताइए, यह पेट में होता है, इसमें कहीं ऑक्सीजन का जिक्र है? हाइड्रोजन और क्लोरीन आपको मिल रहा है, कहीं ऑक्सीजन का जिक्र नहीं है। तो राइट क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा सर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कहेंगे सर सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल आप जानते हैं ना कि H2SO4, H2SO आ गया ना, ऑक्सीजन आ गया सर, ऑक्सीजन इसमें आ गया। तो उपयुक्त सभी नहीं होगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अच्छा, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है कमेंट करेंगे आप लोग। आइए, पीतल जो है मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है? तो पीतल बनता है कॉपर और जस्ता से, यानी कि Cu+Zn, कॉपर और जस्ता, जिसमें तांबे का 70% अंश होगा और जस्ते का होगा 30%। इसी अनुपात में मिलाएंगे तब पीतल बनेगा। अगर अनुपात चेंज करेंगे तो कुछ और धातु का निर्माण हो जाएगा। तो इसके लिए धातु के लिए आपको रेशियो का भी ध्यान देना है, 7:3 कॉपर व जस्ता। क्लियर? क्लियर है सर। आइए, नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। जानते सभी लोग हैं कि अम्ल होता है और क्षार होता है, लेकिन कभी पूछता है लाल को नीला, कभी नीला को लाल। अब यहां कंफ्यूजन बहुत बड़ा क्रिएट होता है। कंफ्यूजन आज से नहीं क्रिएट होगा। क्या कह रहा है? नीला, यहां पर मैं लिख देता हूं, कह रहा है कि सर नीला है और इसको क्या बना दे रहा है? इसको नीला को तब्दील करके बना दे रहा है सर लाल। क्या बना दे रहा है? लाल। ठीक ना? अब सर ये अम्ल से बनता है कि क्षार से बनता है कि भस्म से बनता है? कैसे बनता है? अम्ल और क्षार में ही कंफ्यूजन होता है। लोगों को लगता है कि अम्ल या क्षार। मैं दोनों ऑप्शन लिखा हूं, अम्ल और क्षार। देखिए, जब आपसे पूछ दे कि लाल से नीला या नीला से लाल, तो आपको सीधा सा लिख देना है, जो पूछे वो लिख देना है नीला और एक तरफ लिख देना है लाल, यानी कि नीला से लाल बन रहा है। आप देखिएगा कि अगर लास्ट में केवल ल आ रहा है, केवल ल, तो आपको आंसर कर देना है केवल ला। बस इतना ही याद रखना है, ला का नहीं, क्योंकि जब आप लाल से नीला बनाएंगे तो लास्ट में आएगा ला, तो ला आपको नहीं करना है, लास्ट वाला अंक लेना है। सर लास्ट वाला अंक तो है सर ला उठाइए सर, ला केवल अम्ल में है, यानी कि नीला से लाल अम्ल बनाता है। ऐसे याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ और हरित ईंधन है? स्वच्छ और हरित ईंधन। पेट्रोल हरित ईंधन है? पेट्रोल तो गंध फैलाए हुए है, कचरा फैलाए हुए है, कितना प्रदूषण फैलाए हुए है। डीजल भी उससे कम नहीं है, डीजल भी उससे कम नहीं है। हाँ, सीएनजी यह प्रकृति का हितैषी है बहुत हद तक, है ना? तो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं इसको, और जैव ईंधन, ये दोनों आपको हितैषी मिलेंगे और स्वच्छ और हरित ईंधन। तो सी और डी यानी कि 3 और 4। देखिए ऑप्शन केवल 3 और 4, यानी कि ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल राइट हो जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? देखिए ये बढ़िया से पढ़िएगा। अब जिनको लगता है कि बहुत इजी क्वेश्चन करा रहे हैं, तो या तो वो एग्जाम नहीं दिए हैं, या तो मतलब वो कंफ्यूजन का शिकार है उनको। ठीक ना? ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है कह रहा है? एल्कोहल कैसे जीवाश्म से बनता है क्या? एल्कोहल तो आप अंगूर सड़ा करके, गन्ना सड़ा करके बना दे रहे हैं, जीवाश्म से नहीं बनता है। ईथर भी जीवाश्म से नहीं बनता है। वाटर गैस क्या जीवाश्म से बनता है? नहीं। हाँ, प्राकृतिक गैस जो नेचुरल गैस होता है
वह जीवाश्म से बनता है। जब समुद्र के अंदर गहराई में जाते हैं तो देखते हैं कि जीव जंतुओं को जो हड्डियां दबी हुई है ना, उससे हड्डियां दबने से और पेड़ पौधे के दबने से, सड़ने से, कुछ जीव के दबने से, और ये नेचुरल गैस बनता है। तो प्राकृतिक गैस जो है वह जीवाश्म ईंधन का उदाहरण हो जाता है। आइए, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? तो आपको पता है, मैं पहले भी आपको बताया था कि परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा। इन्होंने क्या किया था कि एक सोने की पतली पन्नी पर कणों को टकराया था, अल्फा कणों को ये टकराया था इन्होंने, और उसी में ये देखे थे कि भैया परमाणु के नाभिक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, परमाणु के नाभिक की खोज। थॉमसन ने किसका खोज किया था? थॉमसन ने किसका खोज किया था? जरा कमेंट करिए। इलेक्ट्रॉन का कि प्रोटॉन का? है ना, दो ऑप्शन दे रहा हूं, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का। चल, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा जो कण होता है या बीटा किरण होता है, इसमें ऋणात्मक आवेश होता है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, तो प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और छोड़ रहे हैं क्या? वो ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, साथ ही साथ ग्लूकोज भी रिलीज हो रहा है ना। तो राइट आंसर आपको रखना है कि ऑक्सीजन। चलिए आइए, सौर ऊर्जा कन्वर्ट होता है एटीपी में। कहां? सौर ऊर्जा जो है वह कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में। किसमें कन्वर्ट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में, है ना। कहां सौर ऊर्जा एटीपी में तब्दील होता है? कहां होता है? अच्छा, मनुष्य या जीव जो हैं, जानवर जो हैं, क्या सौर ऊर्जा को एटीपी में बदल सकते हैं? अगर सौर ऊर्जा को एटीपी में बदलते तो उनको फिर भोजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, खाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डायरेक्ट वो सोलर से एटीपी में बदल देते, और कोशिका को एटीपी के फॉर्म में ही ऊर्जा चाहिए। तो सर, मनुष्य और जीव जंतु तो नहीं लेते हैं, लेकिन पादप यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट है, सूर्य के प्रकाश से, जानते हैं कि पेड़ पौधे जो हरी पत्तियां होती हैं वो सूर्य के प्रकाश से ही अपना एनर्जी प्राप्त कर लेती हैं और भोजन बना लेती हैं। तो उनका जो ऊर्जा एटीपी के रूप में प्राप्त होता है वह सूर्य के प्रकाश से और क्लोरोप्लास्ट, याद रखिए। आइए, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करता है? पोषक तत्व, तो पोषक तत्व प्राप्त करने की, ये सूर्य के प्रकाश से तो खाना बना रहा है, लेकिन जो पोषक तत्व इसको चाहिए वह मिट्टी से प्राप्त करता है। आपने देखा होगा कि जब मिट्टी में पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो बाजार से लाया जाता है खरीद करके, खाद खरीद करके लाते हैं ना, उर्वरक लाते हैं, और उर्वरक को छीटा जाता है। खाद तो आप घर पर ही तैयार करते हैं, लेकिन सामान्यतः लोग खाद ही कह देते हैं, बाकी वो उर्वरक का प्रयोग कर देते हैं। चलिए आइए, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया। सूक्ष्म जीव अगर तोड़ रहा है, जैसे देखते हैं आप कि कोई जानवर मर गया, गल गया, सड़ गया, तो उसको थोड़े दिन में वो समाप्त हो जाता है, फेंक दीजिए वो समाप्त हो जाएगा। सूक्ष्म जीव उसको क्या करते हैं कि तोड़ के खत्म, खा जाते हैं। उसको अपघटन प्रोसेस कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण से नहीं होता है, किण्वन से नहीं होता, श्वसन से भी नहीं होता है, अपघटन से होता है। आइए, निम्न में से किसके निर्माण में जीवाणुओं की भूमिका नहीं है? तो पनीर बनाने में जीवाणु नहीं, आपका ध्यान। दही के लिए आप जान ही रहे हैं कि बैक्टीरिया है, सिरका भी और लैक्टिक एसिड भी। पनीर आप ऐसे ही उसको फाड़ते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता? अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है, इसमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। आइए, किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना है? तो जीवन का भौतिक आधार मानने वाला जो है वो हक्सले है। क्या नाम है? हक्सले, है ना। जीव द्रव्य का नामकरण पूछता है कभी कभी, तो याद रखिएगा, नामकरण पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पुरकिंजे के द्वारा किया गया था जीव द्रव्य का नाम। तो ये भी आपको ध्यान देना है। आ गए हैं अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन पर। लाइसोसोम्स है तो यह एक पाचन केंद्र है। क्या है भैया? पाचन केंद्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, है ना। कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो बहुत ही शानदार लगा होगा। इसके क्वेश्चन आपने जो भी पॉइंट बताए हैं उसको नोट कर लिया होगा आपने। तो चलिए, मैं वीडियो को अब समाप्त करता हूं, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।